नमस्कार। किसी भी काम की जगह पर सबसे जरूरी चीज होती है सुरक्षा और सबसे बड़ा मकसद जीरो हार्म, मतलब किसी को कोई भी नुकसान न पहुंचे। आज हम पवन सिंह द्वारा तैयार की गई इस प्रेजेंटेशन को समझेंगे और उन तरीकों के बारे में जानेंगे जो इस मकसद तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस और जॉब हैजर्ड एनालिसिस। चलिए देखते हैं कि ये तरीके हमें सुरक्षित रखने में असल में कैसे काम करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हम हादसों को होने से पहले ही भांप लें और उन्हें रोक दें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारी आज की पूरी बातचीत का सार भी यही है। और इस सवाल का सीधा सा जवाब है जेएसए और जेएचए। असल में ये वो सिस्टमैटिक तरीके हैं जो किसी भी काम से जुड़े खतरों को पहचानने के लिए बने हैं। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ काम शुरू होने से पहले होता है। ये हमें बताते हैं कि जोखिम को कैसे कम किया जाए या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मतलब कुछ गलत होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि पहले से ही तैयारी करनी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे जीरो हार्म के मकसद की, फिर जेएसए और जेएचए के बीच का फर्क समझेंगे। उसके बाद देखेंगे वो 6 कदम जो एक सेफ वर्क फ्लो बनाते हैं। हम ये भी जानेंगे कि सेफ्टी एक टीम गेम क्यों है, और आखिर में एक जरूरी सेफ्टी चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले जेएसए और जेएचए के बीच के अंतर को ही साफ कर लेते हैं। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम करने का तरीका और दायरा थोड़ा अलग है। देखिए, जेएसए यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस किसी भी काम के हर एक छोटे छोटे स्टेप पर फोकस करता है। ये अक्सर काम शुरू होने से ठीक पहले साइट पर ही किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेएचए यानी जॉब हैजर्ड एनालिसिस का नजरिया थोड़ा और बड़ा होता है। वो सिर्फ काम के स्टेप्स नहीं देखता, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाले औजारों, मशीनों और आसपास के पूरे माहौल से जुड़े खतरों को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, तो अब आते हैं उस प्रोसेस पर जो इन सारे आइडियाज को हकीकत में बदलता है, एक सुरक्षित वर्कप्लेस बनाने का 6 स्टेप वाला सेफ्टी वर्कफ्लो। तो सवाल ये उठता है कि ये सेफ्टी एनालिसिस करना कब कब जरूरी हो जाता है। कुछ हालात ऐसे हैं जहां ये बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे जब कोई हाई रिस्क वाला काम हो, कोई नया काम किया जा रहा हो, किसी हादसे के बाद प्रोसेस में कोई बदलाव हो, या फिर जब परमिट टू वर्क की जरूरत हो, यानी वो काम जिनके लिए खास इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ पर पूरे ऑपरेशनल वर्कफ्लो की एक बड़ी तस्वीर दिखाई गई है, काम को समझने से लेकर उसे सुरक्षित ढंग से पूरा करने तक के सारे स्टेप्स। अभी हम हर एक स्टेप को बारीकी से देखेंगे, लेकिन इससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि पूरा प्रोसेस दिखता कैसा है। पहले 2 कदम इस पूरे प्रोसेस की नींव हैं। स्टेप 1, काम को ठीक से पहचानिए, मतलब काम का दायरा क्या है ये साफ होना चाहिए। स्टेप 2, उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। यहाँ पर सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। स्टेप्स इतने बड़े ना हो कि खतरे नजरअंदाज हो जाएं, और इतने भी छोटे ना हो कि प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल और लंबा हो जाए। तीसरा कदम है खतरों की पहचान करना, और इसके लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होता है। पहला, खुद काम में क्या गलत हो सकता है। दूसरा, जो औजार या मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं क्या उनमें कोई दिक्कत है। और तीसरा, आसपास का माहौल कैसा है, जैसे मौसम, रोशनी या बगल में कोई और काम तो नहीं चल रहा। अच्छा, जब खतरों की लिस्ट बन जाए तो चौथा कदम है जोखिम का अंदाजा लगाना। ये रिस्क मैट्रिक्स हमें यही करने में मदद करता है। हम देखते हैं कि किसी हादसे के होने की संभावना कितनी है, और अगर वो हुआ तो उसका असर कितना गंभीर होगा। इससे हमें ये तय करने में आसानी होती है कि किन खतरों पर सबसे पहले ध्यान देना है। एक बार जब हमें रिस्क का पता चल जाता है तो 5वां कदम आता है कंट्रोल लगाने का। इसके लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स नाम का एक मॉडल इस्तेमाल होता है। इसे एक उल्टे पिरामिड की तरह समझिए, जहां सबसे असरदार तरीके सबसे ऊपर हैं और सबसे कम असरदार तरीके सबसे नीचे। आइए इस पिरामिड को थोड़ा और समझते हैं। सबसे ऊपर सबसे असरदार तरीका है एलिमिनेशन, मतलब खतरे को जड़ से ही खत्म कर दो। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, यानी खतरनाक चीज की जगह कोई सुरक्षित चीज इस्तेमाल करो। फिर आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो इंसान और खतरे के बीच एक बैरियर बना देते हैं। और आखिर में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जो काम करने का तरीका बदलते हैं। और सबसे नीचे है पीपीई। और ये एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखने वाली है, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सुरक्षा की आखिरी लाइन है। ये कोई पहला या सबसे अच्छा उपाय नहीं है।
इस पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक नहीं, क्योंकि ये खतरे को खत्म नहीं करता, सिर्फ उससे बचाने की कोशिश करता है। इसका इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब बाकी सारे तरीके काम ना करें। और अब आखिरी और छठा कदम, काम को सुरक्षित तरीके से करना। इसका सीधा सा मतलब है कि काम तभी शुरू होगा जब सारे खतरों की पहचान हो चुकी हो, रिस्क का अंदाजा लग चुका हो और सारे जरूरी कंट्रोल्स अपनी जगह पर हों। अब जाकर सिस्टम लाइव है। देखिए, कोई भी प्रोसेस सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं लगता, उसे अमल में लाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। और सेफ्टी कोई एक इंसान का काम नहीं है, ये एक टीम गेम है। इसमें हर किसी की अपनी एक भूमिका और जिम्मेदारी होती है। अगर हम जीरो हार्म के मकसद को बीच में रखें तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जरूरी संसाधन दे, सुपरवाइजर ये पक्का करता है कि जेएसए ठीक से हो, वर्कर्स इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और नियमों का पालन करते हैं, और सेफ्टी ऑफिसर पूरे प्रोसेस को रिव्यू करके उसकी पुष्टि करता है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आई हैं, उन्हें एक फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट के तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात, खतरों को काम शुरू होने से पहले पहचानिए। दूसरी, इस प्रोसेस में हमेशा वर्कर्स को शामिल कीजिए, क्योंकि काम को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तीसरी, कंट्रोल के पिरामिड वाले नियम का हमेशा पालन कीजिए। और चौथी, जब भी काम में या प्रोसेस में कोई बदलाव हो तो जेएसए जांच को दोबारा जरूर देखिए। दिन के आखिर में इन सारे नियमों और प्रोसेस का बस एक ही मकसद है, जेएसए और जेएचए हादसों और चोटों को रोकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और सेहत को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात है सुरक्षा के प्रति हमारा कमिटमेंट। ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक आदत है। असली सवाल ये नहीं है कि जीरो हार्म हासिल हो सकता है या नहीं। असली सवाल ये है कि इसे हकीकत बनाने के लिए हम सब मिलकर क्या कदम उठाने के लिए तैयार हैं।